आज हम एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में पूर्व में चर्चा कर चुके आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। हम प्राचीन काल में, चाहे वैदिक काल हो, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी उसकी चर्चा पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम प्राचीन काल की भारतीय आर्थिक विचारधारा की मुख्य विशेषताओं की बात कर रहे हैं। प्राचीन विचारक अर्थशास्त्र को पृथक विषय नहीं मानते थे। अर्थशास्त्र का अध्ययन धर्म, नीति, दर्शन, कानून, राजनीति आदि विषयों के साथ किया जाता था। कौटिल्य के अनुसार दर्शन, नीति, अर्थशास्त्र और राजनीति का संयुक्त अध्ययन मनुष्य के लिए आवश्यक था। आर्थिक उपदेशों में स्वच्छ तथा नैतिक जीवन पर ही बल दिया जाता था। दूसरी विशेषता है, प्राचीन आर्थिक विचारधारा में कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार का बहुत अधिक महत्व था। जनता की आर्थिक संपन्नता का दायित्व राज्य पर होता था। राजा का कर्तव्य केवल कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखना ही नहीं था, वरन सभी के लाभ के लिए आर्थिक जीवन को नियमित करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य विभिन्न प्रकार के कानून बनाता था, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था। तीसरा, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन तथा विचारधारा का निर्देशन नैतिक तथा धार्मिक आदेशों के अनुसार होता था। उस समय औद्योगिक क्रियाएं काफ़ी सीमित थी और आर्थिक जीवन काफ़ी सरल। उस समय व्यक्तियों का दृष्टिकोण भौतिकवाद के साथ साथ वर्णाश्रम द्वारा सामाजिक संतुलन को सुरक्षित रखना था। ये प्राचीन भारत के आर्थिक विचारों की विशेषता रही। अब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मध्यकालीन आर्थिक विचारों की बात करेंगे। मध्यकाल में 10वीं शताब्दी से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक के वर्षों में आर्थिक विचारों का कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। आर्थिक विषयों पर बिखरे हुए विचार, चाहे वह संत कवियों के हों, कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, सूरदास, जायसी, नानक जी, ये विचार आर्थिक जीवन की अपेक्षा सामाजिक जीवन से अधिक संबंध थे। इनमें जाति प्रथा के दोषों, ईश्वर की पैतृकता, मानव बंधुता, श्रम की महत्ता, धन तथा जन्म से प्राप्त होने वाले विशेष अधिकारों के उन्मूलन का प्रचार किया था। मुगल काल में आर्थिक महत्व की बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे अकबर के काल में आईन अकबरी। इस पुस्तक में मालगुजारी प्रणाली, तकाबी, कृषकों को मुफ्त बीज देने तथा अन्य समस्याओं का बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त कीमतों तथा बाजारों के नियमन और सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। लेकिन अबुल फजल, जिसने मुग़ल काल के बारे में और मुस्लिम शासन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, आईन अकबरी में अबुल फजल ने कृषि लगान, व्यापार, तकाबी, ऋण, बाजार मूल्य
और समाज कल्याण आदि आर्थिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस पुस्तक के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि इसके रचयिता को भारतीय कृषि का समुचित ज्ञान था। इसके अलावा भी हमें शेरशाह सूरी के समय हो या अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारी बाजार नियंत्रण प्रथा और भूमि पैमाइश ये सब देखने को मिलती है। मध्यकाल में भू राजस्व वसूल करने की नई नीति का भी परिपालन हुआ। इसके अनुसार राज्य की भूमि को पूर्णतया नापने के पश्चात उसे पोलज, परती, चाचर, बंजर आदि भागों में विभक्त किया गया तथा उपज के आधार पर लगान प्रारंभ किया गया। यह एक वैज्ञानिक पद्धति थी जिसका मध्यकाल में विकास हुआ। इसी तरह मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी विकास अवश्य हुआ। फिर भी आर्थिक विचारों का कोई समुचित या सुदृढ़ रूप में विकास होना अभी शेष था।